हरित क्रांति भारत में फसलों के उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति के विषय में सामान्य ज्ञान में कई प्रश्न आते हैं। साथ ही एमए के विद्यार्थियों का एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी विषय क्षेत्र में है। हरित क्रांति के विषय में, हरित क्रांति क्या है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हरित क्रांति की जो अवधारणा है उसका जन्म भारत के विभाजन के साथ प्रारंभ होता है। भारत के विभाजन होने पर जो फसल उत्पादन का क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि जो थी, वो पाकिस्तान में चली गई, तो भारत में जो है खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। इस संकट से निवारण के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को उपयोग में लिया गया। हरित क्रांति जो है 1960 और 70 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। जो ऊंची उपज देने वाले रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के फलस्वरूप हुई है। हरित क्रांति का जो तात्पर्य है वो है कि कृषि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। जो ऊंची उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं नई तकनीकी के फलस्वरूप भारत में हुई है। उस क्रांति को जो 60 से 70 के दशक में हुई, उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति की सबसे पहले जो अवधारणा है वो मेक्सिको में हुई थी। मेक्सिको में के वैज्ञानिकों ने जो है उन्नत बीजों, नई तकनीकों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खाद्यान्नों में अत्यधिक उत्पादन किया, खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक तीव्र वृद्धि की। उसी प्रयोग को भारत में भी किया गया। भारत में भी जो है हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं यंत्रीकरण का सहारा लेते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि की ओर अग्रसर हुए। और उस अग्रसर होने की जो एक रिवॉल्यूशन है, उसे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। साथ ही कई परीक्षाओं में हरित क्रांति कब हुई, तो हरित क्रांति जो है 60 से 70 के दशक में हुई, लेकिन सन के हिसाब से जो है हरित क्रांति 1966-67 में सबसे पहले हरित क्रांति को भारत में लाया गया। और भारत में जो है कृषि में क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई, वो हुई थी 1966-67 के समय में। हरित क्रांति के द्वारा लाभान्वित जो फसलें थी, मुख्यतः वो फसलें खाद्यान्न की फसलें थी। गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा हरित क्रांति के कारण से इनके उत्पादन में
अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन होने वाला खाद्यान्न फसल, तो गेहूं जो फसल है वो सबसे अधिक उत्पादन हुआ। गेहूं का जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर देखने को मिला है। भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य है खाद्यान्नों में तीव्र उत्पादन में वृद्धि। और इस हरित क्रांति के संदर्भ में कुछ विशेषताएं, कारक है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरित क्रांति की जो प्रमुख विशेषता है वो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। भारत में हजारों सैकड़ों वर्षों से कृषि की जा रही है और उस कृषि में खाद्यान्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक है, चावल का उत्पादन किया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में वर्षा जो है शीतकाल 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 से 100 के मध्य, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य वाले भागों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा का उत्पादन, जौ का उत्पादन किया जाता है। हम लोग परंपरागत कृषि करते हैं जिसको जीविका निर्वाह कृषि भी कहा गया, और उसमें जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खादों का उपयोग करते हैं, वो खाद जीवाश्मों के अवशेष, जो चारा, कृषि से प्राप्त चारा है या जो अन्य अवशेष है, उनके सड़ने गलने से बनने वाला खाद, और पशुओं के जो गोबर प्राप्त होता है उससे निर्मित जो खाद है उसी का उपयोग हम लोग करते थे परंपरागत रूप से। लेकिन हरित क्रांति में जो है रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया, और वो 3 रासायनिक उर्वरक मुख्यतः नाइट्रोजनी, फॉस्फेट और पोटेशियम, पोटाश से संबंधित हैं। इन 3 उर्वरकों का, नाइट्रोजनी उर्वरक और फॉस्फेट से संबंधित उर्वरक और पोटाश के उर्वरकों का उपयोग किया गया। प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का कृषि में उर्वरकों के जो उपयोग किया जाता है उसका अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये अनुपात जो है 4, 2 और 1 का अनुपात है। नाइट्रोजन 4, पोटाश, फॉस्फेट 2 और पोटाश का जो है 1 का अनुपात है। ये अनुपात हरित क्रांति में उपयोग किया गया, और इससे जो है कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उर्वरकों का जो NPK का क्या अनुपात है। तो 4, 2 और 1 NPK का अनुपात है। हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जो कृषि फसलें उगाई गई, चावल, गेहूँ फसलें, उन्नत बीज थे, वो उन्नत बीजों को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता थी, और यदि वो मिलते हैं तो वो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है, अन्यथा उनके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती थी। हरित क्रांति की विशेषताओं के अंतर्गत ही द्वितीय जो विशेषता थी वो सिंचाई के साधनों में वृद्धि की गई। पहले सिंचाई के साधन बहुत ही कम थे। परंपरागत सिंचाई के जो साधन थे, तालाब, कुएं, उन्हीं से सिंचाई की जाती थी। हरित क्रांति के जन्म के साथ में भारत की जो सरकार है, ये जो योजना निर्माता है, उन्होंने भी जो है सिंचाई को महत्व प्रदान की, और सिंचाई के अंतर्गत लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। साथ ही
ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, जिसको हम ड्रिप सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। छिड़काव द्वारा सिंचाई, इसके लिए जो है सिंचाई किसानों को इन ड्रिप सिंचाई से संबंधित जो यंत्र है उनकी खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की गई और अधिक से अधिक ड्रिप सिंचाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि क्षेत्र में पाइप का जो है नेटवर्क लगाया गया और बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई जो है ये कृषि में की जाने लगी। इस व्यवस्था से 30 से 40% जल की बचत होती है और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भी 20 से 25% बढ़ गया और सभी जो पौधे होते हैं उनको समान रूप से पानी की प्राप्ति होती है। सिंचाई के साधनों की पहले कमी थी, उन्नत बीजों का जो उपयोग किया गया उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और वो जल की आवश्यकता जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई के साधनों के विकास के द्वारा दूर की गई और इस सिंचाई के साधनों के विकास के कारण से खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति के अंतर्गत तीसरी जो प्रमुख विशेषता थी वो है उन्नत बीजों का अत्यधिक उपयोग किया गया। खाद्यान्नों की जो विभिन्न फसलें हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, बाजरा आदि में जो है नई नई किस्मों के आविष्कार किए गए, खोज की गई और अधिक उपज देने वाली जो फसलें थी, किस्में थी, उनका उपयोग जो है कृषि में किया गया। बीजों को जो है प्रमाणित बीजों का उपयोग किया गया। इसके लिए जो है भारत में राज्य बीज निगम, भारतीय बीज निगम जैसे निगमों की स्थापना की गई है जो कृषि में निरंतर शोध कर रहे हैं और किसानों को जो है उन्नत बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। कम लागत में जो है अत्यधिक उन्नत बीज जो है कृषकों को भारतीय बीज निगम और राज्य बीज निगम जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके कारण से कृषि में जो है वृद्धि हुई है। हरित क्रांति की विशेषताओं के अंतर्गत कृषि में यंत्रीकरण किया गया। प्राचीन काल में यह 1960-70 से पहले भारत में परंपरागत यंत्रों के द्वारा ही खेत को तैयार करना, बुआई, निराई, गुड़ाई और कटाई की जाती थी। लेकिन हरित क्रांति के साथ साथ कृषि में यंत्रों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कीटनाशक छिड़कने के यंत्र आदि सभी यंत्र का जो है उपयोग कृषि में यंत्रीकरण के साथ साथ हरित क्रांति में बढ़ा और जिसके कारण से जो है कृषि उपजों में उत्पादन में वृद्धि हुई। मानवीय श्रम का कम उपयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि में साख की ओर भी ध्यान दिया गया। कृषि में साख से तात्पर्य है कि कृषक को कृषि के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। प्राचीन काल में जो है वित्तीय व्यवस्था साहूकारों और महाजनों पर निर्भर थी। महाजन और साहूकार कृषक को खाद, बीज और उसके अन्य कार्यों के लिए जो है ऋण प्रदान करते थे, जिसे गैर संस्थानिक ऋण कहा गया है। लेकिन हरित क्रांति के साथ साथ सरकार ने जो है किसानों को ऋण
देना प्रारंभ कर दिया। ऋण 3 तरह के हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। समय अवधि अलग अलग दी हुई है। अल्पकालीन में 15 माह से कम वर्ष का 15 माह से कम का समय जो है होता है वो अल्पकालीन ऋण का होता है। मध्यमकालीन ऋण जो है 15 माह से 5 वर्ष तक का, और दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक समय तक का दिया जाता है। ये ऋण सरकार के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा या वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। और इन कृषि में साख में बढ़ोतरी के साथ साथ हरित क्रांति में चूँकि यंत्रीकरण, उन्नत बीज, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का उपयोग, तो कृषि में जो है पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई। और उस पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, चाहे गैर स्थानिक संस्थान हो, चाहे संस्थानिक जो सरकारी जो संस्थान थे, चाहे बैंक हो, सहकारी समिति हो, वाणिज्यिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, सरकार जो है किसानों को जो है आजकल जो किसान क्रेडिट कार्ड KCC जो चल रहा है वो इसी का स्वरूप है। पंजाब, हरियाणा और अन्य जो राज्य हैं उनमें किसानों को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए, जिससे कृषि यंत्रों और उपकरणों, बीजों को खरीदने में उनको सुविधा हुई, जिससे जो है कृषि में उत्पादन खाद्यान्नों का बढ़ा है। किसानों ने नए नए प्रयोग किए। कृषि साख में एक नाम और आता है नाबार्ड। कृषि साख प्रदान करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है नाबार्ड, जो भूमि सुधार के लिए, कृषि में भूमि सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, कृषि साख की सर्वोच्च बैंक कौन सा है या सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड बैंक जो है कृषि में सर्वोच्च संस्था है, जो कृषि में साख की व्यवस्था करने वाली संस्था है, नाबार्ड। हरित क्रांति के अंतर्गत भूमि के संरक्षण पर बल दिया गया। भूमि की जो ऊपरी परत अपरदन के द्वारा नष्ट हो जाती है, उसको, उसके शरण को रोकने का कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही उबड़ खाबड़ भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी, उसको समतल कर कृषि कार्यों में उपयोग में लेना प्रारंभ किया गया। भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में चलाए गए, गुजरात में। तो इनसे जो है अतिरिक्त कृषि भूमि उपलब्ध हुई, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। मृदा संरक्षण का कार्य भी इसी हरित क्रांति के बाद ही प्रारंभ हुआ था। मृदा संरक्षण के अंतर्गत भूमि की उर्वरा शक्ति की जांच की जाती है और उसके अनुरूप रासायनिक और उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह किसानों को दी गई। प्रति 7 वर्ष किसानों को मिट्टी का परीक्षण करने के लिए मिट्टी परीक्षणशालाएं अलग अलग स्थानों पर स्थापित की गई, और उनको जो वर्तमान में जो सोइल कार्ड है, ये इसी का स्वरूप है कि मिट्टी का जो परीक्षण किया जाता है उसकी उर्वरा शक्ति जांची जाती है, और उसको जांच कर जो है उसमें उसी के अनुरूप उन रासायनिक और जैविक खादों को दिया जाता है, और मिट्टी का जो है उपचार किया जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के कार्य किया जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि में विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम, जिसका कार्य था कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज और बीजों में सुधार का कार्य था उपलब्ध कराना। 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो विपणन और कृषि में सुधार के लिए कार्य करने वाला निगम था। हमने पूर्व में बात की नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ही नाबार्ड कहा गया है।
जो कृषि में वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है कृषि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा गया इसे, ये भी जो है स्थापित किया गया। इसी तरह से नेफेड की स्थापना भी इस कृषि क्रांति के बाद ही की गई। नेफेड जो सहकारी क्षेत्र का संस्था है, जो किसानों को जो है सहकारी समितियों के माध्यम से बीज, यंत्र और कीटनाशक उपलब्ध कराने के कार्य करता है। इसी तरह से ग्रामीण औद्योगिकरण निगम जैसी निगम का स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के प्रसार के लिए किया गया। खाद्य निगम जो कृषि उपजों के भंडारण के लिए जो है खाद्य निगम, भारतीय फूड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और उर्वरक साख गारंटी निगम की भी स्थापना जो है हरित क्रांति के बाद में की गई, जिससे कृषि में वित्त की व्यवस्था की जा सके, किसानों को जो है दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन ऋण की प्रदान किया जाए। साथ ही उन्नत बीज और यंत्रीकरण और कृषि में सुधार का कार्य किया जा सके, इस हेतु निगमों की स्थापना। हरित क्रांति के अंतर्गत जो है कृषि में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर बल दिया गया। भारत में कई कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें जो है कृषि और इससे संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ये जनरल नॉलेज में बार बार पूछा जाता है। पंतनगर उत्तराखंड में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसी तरह से राज्य के जो है विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 53 कृषि विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। कृषि में अनुसंधान करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये सर्वोच्च संस्था है जो कृषि से संबंधित अनुसंधान करती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का नाम इसको दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है। इसके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में देश में 53 केंद्रीय संस्थान, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 12 परियोजनाएं निदेशालय स्तर की और 64 जो है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं देश भर में संचालित हैं, जो कृषि के शोध और शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। पूरे देश में 527 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, जो किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए विभिन्न संस्थाओं का जो है कंप्यूटरीकरण किया गया और उनमें जो है इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। उपरोक्त विशेषताएं जो है हरित क्रांति की है, और इस हरित क्रांति के कारण से भारत में जो है 1960-70 में जो खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था, वो खाद्यान्न संकट दूर हो गया है और भारत धीरे धीरे जो है खाद्यान्नों के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति से पहले भारत को जो है अन्य देशों से, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ऐसे देश हैं जो खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक करते हैं, उन देशों से जो है खाद्यान्नों का गेहूं, मक्का और चावल जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनसे आयात करना पड़ता था। वर्तमान में हम खाद्यान्नों के दृष्टिकोण से लगभग आत्मनिर्भर हैं। थोड़ा बहुत जो उत्तम क्वालिटी का चावल है वो हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों से आयात करते हैं जो उत्तम क्वालिटी का चावल। अन्यथा हम लोग कृषि उत्पादों की दृष्टि से अब आत्मनिर्भर हो गए और धीरे धीरे जो है कृषि में सुधार हो रहा है। ये हरित क्रांति की ही
देन है। हम लोगों ने हरित क्रांति का उदय कब हुआ, उसके जनक कौन थे और इनमें कौन कौन सी विशेषताएं, उर्वरकों का उपयोग कितना किया गया, इन सारी बातों पर चर्चा की। इसमें मैंने आपको बार बार जो प्रश्न इन परीक्षाओं में आते हैं हरित क्रांति से संबंधित, उनके विषय में भी आपको बताया। धन्यवाद।